मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमने देख लिया था। अब इसके आगे जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो आएगा फिर फोर्स वाला टॉपिक, ठीक है। फोर्स वाले टॉपिक के लिए हमने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था, इसमें हमने एक मैग्नेट ली थी इस तरह से, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने एक वायर को ऐसे हैंग कर दिया था, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ये एक मरकरी का पूल बना दिया था हमने। किसका पूल? मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमने वायर को यहाँ पर ऐसे लटका दिया, इसके अंदर डाल दिया, और वायर का दूसरा पार्ट मतलब एक और वायर लेकर यहाँ पर फिर हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे, ठीक है। यहाँ स्विच लगा दिया और इसको ले जाकर वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये किया। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर एक काम होने लग गया। क्या होने लग गया होगा बोलो? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया होगा, है ना। चाहो तो इस बैटरी कनेक्शन में इस तरह से कर देता हूँ, ये लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया होगा ऐसे। ये करंट फ्लो हो रहा है, किधर हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा? नॉर्थ से साउथ, ठीक। तो अब आप देखो, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया था तो हमने ये एक्सपीरियंस किया कि ये जो वायर है ना, स्विच ऑन करते ही ऐसा था और जैसे ही स्विच ऑन किया आगे तरफ मूव करने लग गया। स्विच ऑफ कर दिया वापस आ गया, स्विच ऑन कर दिया फिर से आगे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, वो क्या एक्सपीरियंस करने लग गया? एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लग गया, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने इसी पर एक अपना रूल बना दिया जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है उसको समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, ठीक है, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं सच दैट कि ये सब एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। देखो थंब और इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री। तो ये तीनों मैंने ऐसे स्ट्रेच किए हैं कि ये सब एक दूसरे के साथ कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फ्लेमिंग कहते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये किसको दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ। देखो ध्यान से, नॉर्थ से साउथ। और ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है। करंट किधर है? अभी ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा हो गया और करंट किधर है? डाउनवर्ड। तो वो कहते हैं कि अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा करंट है तो ये किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है? फोर्स की डायरेक्शन को। ये जो हमारा कंडक्टर है ना, जैसे ही हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? एक फोर्स। देखो ऐसे आगे की तरफ भागेगा, ठीक है। यहां से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बन गया। तो क्या बना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? एक बार फिर से, इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, forefinger and central finger such that they are mutually perpendicular to each other, and if forefinger shows the direction of magnetic field, central finger shows the direction of electric current, then thumb shows the direction of force. क्लियर है ये बात? ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, ठीक है, ओके। उन्होंने एक बात और बताई थी, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा ये जो फोर्स है ना, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये अभी सिर्फ इतना जा रहा था, ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं हम सर कि ये इतना जाने लगे, इतना? तो आंसर है यस। उन्होंने कहा ऐसा आप कर सकते हो। यहाँ जो बैटरी है ना, इसको बड़ी बैटरी लगा दो, यानी कि ज़्यादा बड़ा करंट यहाँ पर फ्लो कराने लगो। जब आप करंट की वैल्यू बढ़ा देते हो ना, तो ये ज़्यादा आगे जाता है। तो इसका मतलब फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्लियर हो गई बात। दूसरा उन्होंने कहा एक काम और कर सकते हो आपने यहाँ छोटी छोटी मैग्नेट ली हैं, इनकी जगह बड़ी बड़ी मैग्नेट लगा दो। बड़ी बड़ी मैग्नेट लगाओगे तो फिर ये फोर्स क्या होगा? ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो उस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
मैग्नेटिक फील्ड के, किसके? मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान रखो बी से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। बताओ मैग्नेटिक, इसका जो फोर्स है वो किस किस से बढ़ाया जा सकता है? इलेक्ट्रिक करंट से और मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा दे दो तो बढ़ जाएगा, मैग्नेट बड़े बड़े लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आई इसमें। उन्होंने एक बात और कही थी, वो कहते हैं कि अगर आप वायर की लेंथ बढ़ा दोगे, जो ये वायर लिया है ना आपने, एक और थोड़ा बड़ा लंबा वायर ले लो, जितना छोटू सा वायर होगा वो ऐसा छोटा छोटा सा भागेगा, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा करेगा। तो वो कहता है कि जितना लेंथ ज़्यादा होगी वायर की, वो उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये समझ आया, ठीक है। सो दीज 3 पॉइंट्स जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी एंड एल। यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन हटाकर कांस्टेंट लगा रहा हूँ के, आई बी एल, और या मैं के की वैल्यू 1 कहता हूँ, तो फोर्स इज इक्वल्स टू आई बी एल। फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों पर डिपेंड करता है। सर अगर बैटरी को उल्टा कर देते? हाँ, अगर मैंने बैटरी को उल्टा कर दिया सर तब क्या होगा? मैं तो इसके कनेक्ट ऐसा कर दूंगा, तो ये जो करंट है ना, वो अब अपवार्ड हो जाएगा, है ना। तब उस केस में क्या होगा? तो अगेन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड अभी भी किधर है? नॉर्थ से, बट अब करंट कैसा हो गया है? अपवर्ड। पहले कैसा था? तो ये किधर भाग रहा था? बाहर, बाहर की तरफ। अब क्या हो रहा है? करंट कहाँ हो गया? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ है, अब ये किधर जा रहा है? इनवर्ड। यानी कि जो वायर पहले आगे जाता था, अब वही वायर कहाँ जाने लगा? पीछे जाने लगा, ठीक है। वायर कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं जा रहा है, उससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने क्या चीज इससे सीखी है? हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखी है, वो ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करता है? बस इतना सा। और यही आपका प्रिंसिपल है किसका? डीसी मोटर का। डीसी मोटर का अगर एग्जाम में अगर आ जाता है प्रिंसिपल, तो क्या बताओगे? तो आप कहोगे कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स। यही डीसी मोटर का प्रिंसिपल है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। अब इसके बाद आती है आपकी डीसी मोटर। डीसी मोटर समझ लो। डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज करती है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और कौन सा काम करवाती है? मैकेनिकल काम करवाती है। तो यानी कि ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो डिवाइस क्या कहलाती है? डीसी मोटर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख कर आओगे एग्जाम में? डेफिनेशन, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी नोन एज डीसी मोटर, नंबर 1। फिर क्या लिख कर आओगे? इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में एक लाइन में अगर 1 मार्क्स में आंसर देना हो तो लिख देना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या लिख देना? प्रिंसिपल क्या है डीसी मोटर का? आंसर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और अगर सर पूरा डिटेल में थोड़ा लिख कर आना हो तो फिर वही कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। इसी प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है हमारा डीसी मोटर। डेफिनेशन हो गई, प्रिंसिपल हो गया। अब आ जाते हैं 3rd नंबर पर, उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों आपका आ जाता है, सबसे पहले तो हम फील्ड मैग्नेट लेंगे। क्या लेंगे? फील्ड मैग्नेट। ध्यान रखो, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये फील्ड मैग्नेट ले लिए। फिर आप क्या करना? वायर ले लेना, वायर, ठीक है। ये ऐसा एक वायर ले लेना, ठीक है। इस वायर का नाम क्या है? आर्मेचर, ठीक है। और ये जो मैग्नेट लगाए हैं इनका नाम क्या है? फील्ड मैग्नेट, ठीक है। आर्मेचर बन गया, फील्ड मैग्नेट बन गया, 2 बन गए। इस आर्मेचर का कुछ नाम रख देना, लाइक ABCD, कुछ भी जो आपके मन करता है वो रख सकते हो, PQRS रख देना, ठीक है। फिर इस आर्मेचर को यहां पर 2 हाफ रिंग से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। किससे? हाफ रिंग से। तो यहां पर इनका नाम है स्प्लिट रिंग्स,
स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, इन स्प्लिट रिंग्स को कनेक्ट करना है कार्बन ब्रुसेस से। ठीक है, ये जो मैंने कनेक्ट किया है किससे किया है? कार्बन ब्रुसेस। ठीक है, कार्बन ब्रुसेस। और फिर इसके बाद इन कार्बन ब्रुसेस को हमने अपना जो बैटरी है उससे कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ये क्या बन के तैयार हो गई? डीसी मोटर। डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन हो गया और बाकी का हमने अभी इसमें बैटरी यूज की है। ठीक है, बैटरी स्विच ये। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें हैं जो आप यूज कर रहे हो इसके कंस्ट्रक्शन में। इन पांचों को यूज करने का अपना एक मकसद है। ऐसा नहीं है कोई ऐसे ही हवा में लगा दिया, सबके अपने अपने काम है। ठीक है, वो क्या क्या है? फील्ड मैग्नेट क्या प्रोवाइड कराएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बैटरी क्या प्रोवाइड कराएगी? इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये जो कनेक्शन आपने कराए हैं इसके बेसिस पर अगर मैं देखूं तो करंट ऐसा चला होगा, ऐसा गया होगा, ऐसा गया होगा, ऐसा गया होगा और ऐसा वापस आया होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? करंट की डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखेंगे, नेगेटिव से किधर चलता है? पॉजिटिव, ऐसे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये करंट ऐसा जा रहा है, इस आर्मेचर की इस वाली साइड को देखो, ए बी वाली साइड को। इस ए बी वाली साइड में करंट की डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? नॉर्थ से साउथ। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड में देखें तो नॉर्थ से साउथ ये हो गया। ये चीज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। ये नॉर्थ से साउथ हो गया, करंट किधर हो गया बोलो? अपवर्ड। तो हमारा जो थंब है वो किधर जा रहा है? इनवर्ड। किधर जा रहा है? इनसाइड। तो अब यानी कि ये वाली जो साइड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ हो गया, करंट किधर हो गया? अपवर्ड। तो हमारा जो थंब है वो किधर जा रहा है? इनवर्ड। यानी कि ये वाली साइड क्या एक्सपीरियंस कर रही होगी? फोर्स। किस डायरेक्शन में? इनवर्ड, इनसाइड। ठीक है, तो ये अंदर जाना चाहती है, ये किधर जाना चाहती है सर? तो आंसर है कि देखो नॉर्थ से साउथ ये हो गया, इसमें करंट किधर है? डाउनवर्ड। थंब किधर आ रहा है? आउटवर्ड। तो यानी कि ये वाली साइड किधर जाना चाहती है? आउटवर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? तो अगर कोई एक चीज ऐसी है जो ये वाली साइड तो अंदर जाना चाहती हो और ये वाली साइड बाहर जाना चाहती हो, तो जब ऐसा कभी होता है ना कि एक साइड अंदर और एक बाहर जाना चाहती हो, तो वहां पर एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। ये क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है घूमना। ऐसा फोर्स जो घुमाने वाला फोर्स हो, ऐसा फोर्स जो क्या करता हो? रोटेट कराता हो चीजों को, उस फोर्स का नाम टॉर्क होता है दरअसल। ठीक है, तो यहां पर एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा? ये अंदर जाना चाहती है, ये बाहर, तो ये अंदर आ रही है और ये बाहर जा रही है, ऐसा आ गया। अब जब ये देखो पहले बाहर जाना चाहती थी लेकिन अब ये यहां आ चुकी है, अब ये किधर जाना चाहेगी? अंदर। तो ये फिर इधर आएगी, ये फिर उधर जाएगा, तो इस तरह से ये क्या होता रहेगा? रोटेट होता रहेगा। अब जब ऐसी डीसी मोटर चलना शुरू हो गई, आपका जो फैन है ये भी तो चलना शुरू हो जाता है, कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। तो इसके अंदर क्या है? आप फैन को खोल के देखोगे, एक आर्मेचर दिखेगा आपको, दिखता है? कॉइलिंग दिखती है आपको वायर वाली, तो ये आर्मेचर उसका घूम रहा है। और आर्मेचर को कौन घुमा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपने दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर लगा रखा है, आप देखोगे मैग्नेट लगे रहते हैं, है ना? और आर्मेचर बीच में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। ठीक है, इस तरह से डीसी मोटर वर्क करती है। तो आप कंस्ट्रक्शन लिख कर आओगे और फिर वर्किंग लिख कर आओगे। यूज की अगर बात करें तो फैन, बच्चों के टॉयज, है ना, इन सब में। ठीक है बच्चों, ओके, करते हैं इसको। कैसे करें सर? बिल्कुल आसान सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो टर्म से जुड़ा हुआ है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक। यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी की बातें होंगी, कुछ मैग्नेटिज्म की बातें होंगी। अरे इंडक्शन का क्या मतलब है सर? इंडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी को बिना टच किए हुए उसके अंदर कुछ इफेक्ट लेकर आ जाना, क्या कहलाता है? इंडक्शन। बिना टच किए हुए। ठीक है, अगर मैं टच करके कुछ इफेक्ट ला रहा हूं तो वो कहलाएगा कंडक्शन। क्या कहलाएगा?
जैसे सपोज करो ये एक वायर है, इसमें करंट है अभी, और ये भी एक वायर है, इसमें भी करंट है, ठीक है। तो अगर मैं टच करूंगा तो इसका करंट इसमें या इसका इस करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दूर रखूंगा तो कुछ होगा क्या? नहीं। यानी कि इसको कंडक्शन की नीड है। लेकिन सपोज करो ऐसा हो जाए कि इतना दूर रख रहा है लेकिन फिर भी ये इसमें कुछ कर दे रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कंडक्शन नहीं हो रहा क्योंकि जोड़ा नहीं है। क्या हो रहा है? इंडक्शन हो रहा है। तो मैं आपको कुछ ऐसा ही करके दिखाता हूं जिसमें इंडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। वो कैसे सर? देखो यहां पर मैं एक कॉइल ले रहा हूं, ठीक है। कॉइल, जब भी मैं कॉइल कहता हूं तो आप सोचना सर कॉपर का वायर कह रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक कॉइल ले ली, ठीक है। यहां पर बच्चों मैंने एक डिवाइस लगाई है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को मेजर करती है, प्रेजेंस बताती है, इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, सिर्फ इसको बताती है, ठीक है। तो और ऐसे इसमें एक निडल रहती है, ये निडल डिफ्लेक्ट होगी तो आप समझ जाओगे कि यहां पर क्या है, इस सर्किट में करंट है, ठीक है। अब ये कहीं पर रखा हुआ है, इसमें कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की रखी है हमने, करी है क्या? नहीं की है ना, कहीं है कनेक्शन, बैटरी है ही नहीं, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अभी है? तो आंसर है नहीं है। अगर नहीं है तो ये वाली जो निडल है ना ये जीरो पर रहेगी, कोई करंट नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं एक मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट मैंने ले ली, उस बार मैग्नेट को मैं यहाँ लेकर आ गया, यहाँ नॉर्थ साउथ, ठीक है। इस बार मैग्नेट को मैंने यहाँ पर रखा। जब ये बार मैग्नेट यहाँ पर रखी थी तो इस निडल के साथ कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। ध्यान रखना ये पॉइंट पहला, जब ये बार मैग्नेट यहाँ रखी थी तो इस कॉइल के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर कुछ भी नहीं दिखा रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को यहाँ से पकड़ा और आगे लेकर आया, जैसे ही मैं आगे लेकर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जो निडल है ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। ये डिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हो रही है, इधर जा रही है, ठीक है। तो अगर ये निडल डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब इस सर्किट में क्या है? करंट। क्या है? करंट। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्या? करंट है। समझ आ रही है बात? ठीक है। फिर अगर मैं इस मैग्नेट को यहां पर, जब तक मैं इसको मूव कराता रहता हूं तब तक इसमें क्या होता रहता है? डिफ्लेक्शन। और मैं रास्ते में लाकर रोक दूं तो ये वापस से फिर चला जाता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब तक ये मोशन में रहेगा तब तक इसमें करंट रहेगा। समझ आ रही बात? तो ठीक है, अगर इसको मोशन में लाते रहें यहां पर लाकर रोक दें सर तो क्या होगा? तो फिर से इसमें करंट बनना बंद हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा? जीरो पर आ जाएगा। तो मतलब इसको लगातार क्या करते रहना पड़ेगा? मूव करता रहना पड़ेगा। सर मैं इसको वापस ले जाऊं तो, जब मैं इधर लेकर आ रही थी तब तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, और अगर मैं वापस ले जाने लगूं तो मोशन में तो अभी भी है, तो ये वापस निडल इधर जाने लगेगी। तो इसका मतलब ये क्या कर रही है निडल? पहले तो ये निडल इधर जा रही है, उसको कह रही है मत आओ। क्या कह रही है? देखो ये ऐसे चल रहा है, ये कह रही है मत आओ, है ना? ठीक है यहां तक। फिर जब आप वापस ले जा रहा है, जब आप वापस ले रहा है तो क्या कह रही है? मत जाओ। क्या कह रही है? मत जाओ। आपको पता चल रहा है ना, जब ये इधर क्यों जा रहा है? ये इधर जा रहा है, कह रहा है उसको खींच रहा है, कह रहा मत जाओ, ठीक है। और जब ये इधर आ रहा था तब क्या कह रहा है? मत आओ, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अपने अंदर जो चेंज आ रहे हैं उन चेंज को ये अपोज कर रहा है, क्योंकि ये निडल न्यूट्रल है, रेस्ट पर है, रेस्ट पे ही रहना चाहती है। ये इसमें कुछ कर रहा है, जब भी ये मोशन में आता है इसके अंदर कुछ होता है, तो ये कहती है भाई मेरे अंदर कुछ मत करो। पहले तो ये ऐसे जाने लगता है, इधर की तरफ हो जाती है, कहते मत आओ, ठीक है। और फिर जब वापस ले जाते हो तो फिर उसको रोकती है कि भाई अब तुम आ गए थे, अब फिर मैं वापस से रेस्ट में आ गई थी, अब तुम फिर वापस जा रहे हो, फिर मेरे अंदर कुछ हो रहा है, तो इसका अब ये क्या कह रही है? अब वापस मत जाओ। तो अपने अंदर आने वाले चेंजेस को ये अपोज कर रही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर करंट तो बन ही रहा है ना, जब ये निडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने इस पर अपने लॉ बनाए। क्या बनाए? फेराडे ने। फ्लेमिंग ने नहीं, किसने बनाए? फेराडे ने। फेराडे ने अपने क्या लॉ बनाए? उन्होंने ये कहा कि यहां पर ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट जब आप इसके पास लेकर आते हो ना, तो यहां पर इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो जाता है। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? इसके साथ लिंक हो जाता है, ठीक है। मैग्नेट जब आप वापस लेकर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कम होने लग जाता है,
जब पास लेकर आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी ये इतनी दूर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, तो आंसर है हो रहा होगा, कुछ थोड़ा हो रहा होगा। लेकिन ज़्यादा पास लेकर आओगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, ये समझ में आता है? मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लिंक होना या कम लिंक होने का क्या मतलब है? कोई भी बार मैग्नेट जो होती है उस बार मैग्नेट के पास ना ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसा। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस क्वांटिटी को मैं यहाँ से उठाकर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। जब मैं लेकर आऊँगा, अभी मैंने इतने पास लाकर रखा है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच हो रही है? 2-3 ही हो रही हैं, है ना? जब मैं और पास लेकर आ जाऊँ तो और ज़्यादा होने लग गई, है ना? और पास लेकर आ जाऊँगा तो और ज़्यादा होने लग जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने पास में लेकर आऊँगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी। जितना दूर लेकर जाऊँगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर हो जाएंगी, यानी कम होना शुरू हो जाएंगी। तो कौन चेंज हो रहा है यहाँ पर? किसका नंबर चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। कभी तो बढ़ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर और कभी कम हो जा रहा है। तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर ना कह के नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हमने एक नाम रख दिया। उसका क्या नाम रख दिया? बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम रख दिया? मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैं कहूं कि इस मैग्नेट की 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक हो रही हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? इसके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 10। अगर मैं कहूं इसकी 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे कनेक्ट हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है, तो फैराडे ने यह कहा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये चेंज होता है तब तक यहां पर करंट क्या होता रहता है? इंड्यूज होता रहता है। इंड्यूज, प्रोड्यूस नहीं, क्या होता है? इंड्यूज। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा तब तक यहां पर करंट इंड्यूज होता रहेगा। दिस इज फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ फैराडे का क्या है? सेकंड लॉ फैराडे का ये है कि यहां पर जो करंट इंड्यूज हो रहा है वो कितना ज्यादा होगा या कितना कम इंड्यूज होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी तेजी से चेंज हो रही है। ठीक है, ये उसका सेकंड लॉ है। जो करंट का बनना है वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। फैराडे का पहला लॉ बताइए क्या है? फैराडे का पहला लॉ ये है कि इस कॉइल के अंदर करंट तब तक इंड्यूज होगा जब तक किसमें चेंज आता रहेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में। बार बार नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मत कहो, क्या कहो? ठीक है, पहला लॉ क्लियर है। दूसरा लॉ क्या कहता है? इसमें करंट का जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना तेजी से चेंज कराओगे उतना ही ज्यादा वहां पर करंट बनेगा। समझ में आ रहा? मतलब अगर कोई ऐसे आराम से लेकर जा रहा है मैग्नेट को तो धीमे धीमे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रही होगी, और ऐसा तेजी से ले जाओ, देखो तेजी से हो जाएगी डिफ्लेक्ट। ठीक है ना, तो यानी कि उसके रेट पर डिपेंड करता है। दिस इज फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। लेकिन फ्लेमिंग ने कहा कि इसका तो एक और रिजल्ट बन रहा है जिसको आप ध्यान से समझना चाहिए आपको। वो क्या है? फ्लेमिंग ने ये कहा इसमें कहीं पर करंट तो था नहीं लेकिन मैग्नेट थी या नहीं थी? मैग्नेट है, फोर्स है, फोर्स कहो या मोशन कहो, ठीक है, फोर्स है, मोशन है, तो वहां पर क्या इंड्यूस हो रहा है? करंट। तो लेफ्ट हैंड रूल में तो क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो क्या आ जाता था? मोशन। मोशन क्या? फोर्स को मोशन कहो थोड़ी देर के लिए, क्या आ जाता था? बोलो, पहले से क्या क्या था वहां पर? मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो क्या आ जाता था? मोशन। अब वो ये कहते हैं उल्टा हो रहा है, वो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन है, क्या आने लग गया? करंट। करंट क्या होने लग गया? इंड्यूस होने लग गया। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में डिफरेंस समझ में आ रहा है?
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में डिफरेंस देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में दो चीजें पहले से थी, क्या क्या थी, क्या क्या थी बोलो? वहां पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था और वहां पर करंट दिया था हमने, तो वहां पर क्या आ गया था बोलो? मोशन। देन अगर ये दोनों हैं तो ये आ गया था फिर उसमें। लेकिन राइट हैंड रूल में क्या हो रहा था बच्चों बोलो? पहले से वहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लिया है हमने, ठीक है, और हम क्या करा रहे हैं बोलो? मोशन करा रहे हैं, तो वहां पर क्या इंड्यूस होने लगा है? करंट। ऐसे चेंज होता है। तो ये जो वर्क है, ये वर्किंग काम करती है किसके लिए? डीसी मोटर के लिए। ये वाला काम किसके लिए होता है? जनरेटर के लिए। मतलब जनरेटर देखा है कभी लाइफ में? किसी शादी में गए होगे, जनरेटर देखा है वैसा हाथ वाला है? तो उसमें क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड है जनरेटर के अंदर, एक हैंडल होता है, हैंडल से ऐसे घुमाते हैं उसको, तो क्या दे रहे हैं हम बोलो उसे? बी। मैग्नेटिक फील्ड तो है वहां पर पहले से उस मशीन के अंदर, और हम क्या दे रहे हैं? घर में क्या आ गई? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड रूल से डीसी मोटर फैन के बारे में सोचो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट है, क्या सप्लाई कर रहे हैं? क्या होने लग गया? बस, बहुत सिंपल है। तो जनरेटर सारे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करते हैं और डीसी मोटर लेफ्ट हैंड रूल पे, ये लेफ्ट हैंड रूल पे काम करते हैं और ये राइट हैंड पे। ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन और है जो इस साल के सिलेबस में आपको करना है, वो है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। अल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में क्या क्या एडवांटेज हैं, तो वो मैंने कुछ एडवांटेज आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल फटाफट से पढ़ के बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर एसी एट एनी डिजायर वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन। हमारे घर में कौन सी सप्लाई आ रही है? एसी। कौन सी आ रही है? एसी सप्लाई आ रही है। ये जो एसी सप्लाई है, हमने अपने घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम अपने घर में एक फिक्स अमाउंट का वोल्टेज मेंटेन करके रखे हुए हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो वोल्टेज क्या बदल रहा है बार बार? नहीं, एक फिक्स अमाउंट आ रहा है वोल्टेज का। सपोज करो 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट ही है। तो वो हमने कैसे अचीव कर पाए? किसकी हेल्प से? ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो यानी कि एसी सप्लाई की एक एडवांटेज ये है कि ट्रांसफार्मर की हेल्प से जितना वोल्टेज हमें चाहिए उतना वोल्टेज हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। दूसरा, पावर वेस्टेज इन एसी ट्रांसमिशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये जो सप्लाई हो रही है एसी की सप्लाई, वो ट्रांसफार्मर से तो हमारे घर पे आ रही है, लेकिन ट्रांसफार्मर में भी तो कहीं और से आ रही होगी, यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई हो रही है, उस सप्लाई के टाइम पर किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं होता है। जैसे लॉस कैसे होते हैं जनरली करंट में? तो आंसर है हीट होने पर लॉस होता है। अगर हीट हो रहा है तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लीकेज हो रही है तो लॉस हो रहा है। लेकिन एसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बिना लॉस किए हुए इनको लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या किया जा सकता है? ट्रांसमिट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, एसी का एक ये एडवांटेज हो गया। दूसरा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो। आप जो है नॉर्मल सिल्वर के जो वायर हैं, है ना, उनको यूज करके या कॉपर वायर को यूज करके इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसमिशन की कॉस्ट भी लो है, वेस्टेज होता नहीं है, तो फिर इसमें ट्रांसमिशन की कॉस्ट भी लो आती है। व्हेन रिक्वायर्ड एसी कैन चेंज इनटू डीसी। कर सकते हैं या नहीं? देखो हमने यहाँ पर एक इन्वर्टर रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है? हमारी एसी को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। और फिर वो जब सप्लाई करेगा तो कैसी सप्लाई करेगा? डायरेक्ट करंट देगा हमें, है ना। तो हम इसको एसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसी मशीन जितनी भी हैं वो सब की सब ज़्यादा मेंटेनेंस उसको नहीं चाहिए होता है एज कम्पेयर टू डीसी मशीन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं एसी के डीसी के ऊपर जो आप लिख कर आ सकते हो एग्जाम में। ठीक है,
लाइट वाले चैप्टर में सबसे पहला आता है आपका क्या, बोलो, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा आपने, रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े हैं कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है, तो आंसर है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाना, किसी भी सरफेस से टकराकर क्या कर जाना, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाना, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, इस सरफेस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जिसे हम नॉर्मल कहेंगे, वो नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे जो स्टार्टिंग में रे आ रही थी, इसका क्या नाम है, इंसिडेंट रे, और यहाँ से टकराकर जब ये वापस गई तो कौन सी रे बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ उसका क्या नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इनका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नंबर 1 लॉ। नंबर 2 लॉ क्या है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई कहां पर, इन सेम प्लेन, सब की सब एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ है, ये वाली ऐसी जा रही है, नो, ये सब की सब कहाँ लाई कर रही हैं, एक ही प्लेन पर। ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन, इस प्लेन पर ही तीनों बना दी हमने। जब मैंने इंसिडेंट रे बनाई, ये दिख रही है आपको, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये तीनों प्लॉट की जा सकती हैं इस पर, तो ये इसी प्लेन पर लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ हो गए। ओके यहाँ तक। फिर इसके बाद आपका इसके अंदर आ जाता है मिरर वाला पार्ट। मिरर वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ना है आपको, देखो मिरर जो है वो बेसिकली पार्ट होते हैं किसका, होल स्फेरिकल ग्लास का। एक होल स्फेरिकल ग्लास होता है, ठीक है, उस होल स्फेरिकल ग्लास का ये क्या होते हैं, पार्ट। तो मिरर्स आर द पार्ट ऑफ होल स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, इन ग्लास पर, ये जो ग्लास हैं, ये जो मिरर हैं, इन पर अगर मैंने इस साइड पॉलिश कर दी, आउटसाइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो ये वाला पार्ट जो है क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। और अगर मैंने अंदर की साइड पॉलिश कर दी तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, याद रखोगे, पॉलिश बाहर होगी तो कॉनकेव, अंदर होगी तो, या दूसरा तरीका याद करने का क्या है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो सेंटर की तरफ हुई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब मान लो कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो ऐसे जाएगी ना, तो ये कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेंटर। कहाँ पर है, अवे फ्रॉम द सेंटर। इस बात का क्या मतलब है, देखो ये जो मिरर थे ये एक्चुअल में पार्ट थे ना किसके, किसी स्फेयर के, उस स्फेयर का ये क्या है, सेंटर। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो वो यहाँ आई और यहाँ पर आकर टकराने के बाद वो किसकी तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, तो किधर जा रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर कौन से वाले मिरर में जाती है, कॉनकेव मिरर में। कौन से मिरर में, ठीक है, और कोई भी रे ऑफ लाइट आई वो अंदर थोड़ी जाएगी इसमें, इधर तो पॉलिश कर रखी है आपने, तो वो टकरा कर यहीं से वापस चली जाएगी। तो अब वो सेंटर से कहाँ जा रही है, दूर, तो हम क्या कहेंगे, ये कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो द मिरर इन विच ray of light after reflection move towards the center, that mirror is known as concave mirror. The mirror in which
इनकमिंग रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, क्या कहलाता है वो? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अच्छा, अब इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी भी है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है? जैसे मान लो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बना दिया, ये कॉनकेव मिरर एक स्फीयर का पार्ट है या नहीं है? है। तो उस स्फीयर का कहीं ना कहीं कोई एक सेंटर रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ये जो मिरर है, इस मिरर का कोई ना कोई एक मिडिल पॉइंट रहा होगा, उसका क्या नाम है? पोल। ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो इसका एंड पॉइंट है, ये इसका अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर्चर। ए बी इसका अपर्चर है। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? पोल। और जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जब आप ज्वाइन कराओगे तो यहां पर जो लाइन बन के तैयार होगी वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में यहां पर जो मिड पॉइंट होगा, वहां पर जो पॉइंट होगा उसका नाम फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से वो पास करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करती है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। कौन बच्चा बता सकता है? 1/f इक्वल्स टू 1/1/u या 1/v। पहले u लिख नहीं सकते? पूरा फॉर्मूला बोलो। और मैं अगर u पहले लिख दूं तो? और प्लस का साइन है ना बीच में, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है ना? अरे कहीं पर 1/u लिखा है और 1/v लिखा है, बीच में प्लस का साइन है, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। लेकिन लेंस के फॉर्मूले में पड़ेगा। लेंस में पहले क्या लिखना पड़ेगा? v, और फिर बाद में क्या लिखना पड़ेगा? u, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। समझ आ गई बात? ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला है। अब मिरर फॉर्मूला में हमें देखने पड़ेंगे क्या? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फटाफट से बताता हूं आपको। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, नोट कर लो अगर नहीं वह याद है तो। कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड में रखा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। इमेज भी सब इधर ही बन रही है एक केस को छोड़कर, तो कैसी ली जाएंगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ भी इधर ही है तो नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव और इमेज की हाइट नेगेटिव। इन्वर्टेड बन रहा है। तो यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव लिया जाता है। क्वेश्चन में नहीं देता है वो नेगेटिव, आपको लगाना पड़ता है नेगेटिव। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट तो आप इधर ही रखोगे, लेकिन उसकी इमेज पीछे बनेगी। इमेज पीछे बनेगी तो V कैसा हो जाएगा बोलो? पॉजिटिव। ठीक है। बाकी F कैसा रहेगा? कैसे? फोकल लेंथ कैसी ले रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव? देखो आप इमेज फॉर्मेशन को देखो पहले। किसके? कॉन्वेक्स के दो केस हैं आपकी बुक में, दिख रहे हैं? देखो पेज नंबर 167 पर। फोकस और सेंटर दोनों पॉजिटिव साइड में दिख रहे हैं, तो कैसा लेकर चलोगे? पॉजिटिव। कैसा लेकर चलोगे? पेज नंबर 167 देख लो ध्यान से। फोकस पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, और इमेज हो गया, और बाकी का और क्या बचा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और इमेज की हाइट देखो किधर बन रहा है? ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है?
नीचे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, नीचे ऊपर बन रहा है, तो पॉजिटिव ही तो हुआ। तो यानी कि U नेगेटिव होगा, बाकी का सब कुछ क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, इसमें सिर्फ H पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर बात? ठीक है, ये अब आपको याद रखना है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, मान लो आपके पास एग्जाम में, तो किस तरह से करोगे उस क्वेश्चन को। तो उसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, लाइट चैप्टर के। उनकी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, फिर आप बड़े आसानी से कर पाओगे। हालांकि ये पहले मैं करवा चुका हूँ आपको, प्रैक्टिस भी आपने करके रख ली होगी, लेकिन एक मैं ओवरऑल आइडिया दे दे रहा हूँ क्वेश्चन को मैं करते कैसे हैं। इस साइज में क्वेश्चन नंबर है 12 मिरर का, दिख रहा है आपको? तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पढ़ रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, बोला है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है, कौन से मिरर है, कॉन्वेक्स। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 10 सेंटीमीटर पर, तो यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, U से, और उसको कैसा लेकर चलते हैं, नेगेटिव। तो यानी कि आपको U लिखना है कितना, -10। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U दे रखा है मैं 10 सेंटीमीटर, बट वो कैसा लेकर चलेंगे, नेगेटिव। फिर आगे क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या दे दिया हमें, बोलो, फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ को कैसा लेकर चलना होता है, पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, अच्छा, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या निकालना है हमें, V, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये फॉर्मूला है आपके सामने, इस फॉर्मूले में आपको क्या पता है, F पता है, U पता है, क्या निकालना है, V। तो आपने बस इस फॉर्मूले को लिख लेना है, 1/F, 1/U एंड 1/V। 1/F, F कितना है 15, 1/U, U कितना है -10, प्लस 1/V कितना है पता नहीं, ये तो हमें जानना है। मैंने F की जगह 15 लिख दिया, U की जगह -10 लिख दिया, और V हम जानना चाहते हैं। ठीक है, अब देखना क्या होगा, 1/15 तो ऐसी ठीक है, ये माइनस का 1/10 है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1/10, और इक्वल टू में कितना, 1/V। ठीक, इन दोनों को आप क्या करोगे, अब एलसीएम लोगे, इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30, 15 से ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 2, और यहाँ पर ये कितना आएगा 3, और इधर कितना चल रहा है 1/V। ये ऊपर करोगे तो 5, और नीचे कितना 30। इसको उल्टा कर दो दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा V, इधर उल्टा करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 30 ऊपर, और 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 6। ये V की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आपको अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में कितनी चीजें गिवन है, F U V यही तो है। इनमें से वो क्या करेगा, कोई 2 दे देगा और तीसरी आपसे पूछेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अगर वो आपको F ना देकर R दे दे तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ, तो F वहां से निकल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में ये करेगा कि फोकल लेंथ ना देकर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। तो इन 3 क्वांटिटी में से 2 वो हर हाल में देगा, तीसरी आपसे निकलवाएगा। इसका क्वेश्चन सही तभी होगा जब आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। इंफिनिटी वाला केस होता है कॉन्केव में, तो उसके लिए भी पॉजिटिव कब लेना है, कैसे पता चलेगा, उस क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा हो कि मुझे ये पता चल जाए कि ये F और P वाले के बीच में रखा हुआ है, यही जानना चाहते हो ना। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, अगर कभी भी क्वेश्चन में फोकल लेंथ की वैल्यू ग्रेटर हुई ऑब्जेक्ट की पोजीशन से, वो वाला जो केस होगा वो कौन सा वाला होगा, लास्ट केस, F बिटवीन F एंड P वाला। समझ गए, फोकल लेंथ बड़ी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस छोटी, यानी वो F से आगे रखा है। तो ये ध्यान देना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फोकल लेंथ बड़ी है U से, तो कौन सा केस, F बिटवीन F एंड P वाला केस, तब उसमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी।
ठीक है, और उस केस में v कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में f जो है वो लेस होता है u से इन जनरल। ठीक, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो लेंस होते हैं जो एजेस पर कैसे होते हैं, थिन, एजेस पर कैसे होते हैं, थिन, और मिड में कैसे होते हैं, थिक। ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो एजेस पर कैसे होते हैं, थिक, और सेंटर पर कैसे होते हैं, थिन। ये कॉनकेव लेंस हो गए। ठीक है, अब जिस तरह की टर्मिनोलॉजी आपने मिरर के लिए पढ़ी थी उसी तरह की टर्मिनोलॉजी लेंस के लिए भी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कॉनकेव, इनमें से कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर ये जो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसका अपर्चर है ए से बी। यहाँ से अगर मैं एक लेंथ गिराऊँ तो उस ए बी का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब आप एक बात सुनना ध्यान से, ये वाली सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस दरअसल क्या है, एक स्फीयर। उस स्फीयर का क्या रहा होगा, कोई एक सेंटर है ना। ऐसे ये वाली सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये भी पूरा क्या रहा होगा, इधर एक स्फीयर, उस स्फीयर का क्या रहा होगा, एक सेंटर। तो यानी दो सरफेस है तो सेंटर कितने हुए, दो। एक का नाम आपने रख दिया सेंटर 1 और एक का नाम सेंटर 2। ऐसे तो किसी का भी नाम 1 और किसी का भी नाम 2, वो अकॉर्डिंग टू जो सरफेस आप देना चाहते हो। तो मैं अभी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, F1 क्या आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो, F2 आ जाएगा। जितना ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये रही होगी। तो ये जो C1 है इसको हम C1 ना लिखकर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2F1। क्या लिख लेंगे, बोलो, क्या लिख लेंगे, 2F1 लिख देंगे। हाँ या ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा हमारा वो बेसिकली क्या यहाँ पर रहा होगा, 2F1 पर। रेडियस के इक्वली तो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के, 2F1 नाम दे देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह। ऐसे ही यहाँ पर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पर क्या लिख देंगे, 2F2, क्योंकि जितना ये F है उतना ही ये F है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई डिस्टेंस, 2F2 हो गई। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हो। तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है देखो, ये तो हो गया इन्फिनिटी, तो मैं इन्फिनिटी पर रख सकता हूँ। फिर बियॉन्ड, बोलो, पहले तो मैं इन्फिनिटी पर रख सकता हूँ, फिर बियॉन्ड 2F1 रख सकता हूँ, फिर मैं कहाँ पर रख सकता हूँ, बोलो, एट 2F1, फिर मैं F1 और 2F1 के बीच में रख सकता हूँ। हाँ या ना, बोलो, यस। और फिर मैं कहाँ पर रख सकता हूँ, एट F1, और फिर मैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख सकता हूँ 6th नंबर पर। ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। ठीक है, ये केस बन गए। क्लियर हो गई बात, ये सारे केस बन गए। अब इनकी इमेज कहाँ कहाँ बनेंगी वो हमें देखना है। तो देखो 2F यहाँ पर जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही होगी, तो आप इधर भी लिख लेना F2, 2F2 और, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इमेज कहाँ पर बन रही होगी, F2 पर। ठीक है, फिर जब ऑब्जेक्ट यहां पर एक जंप कर चुका है तो इधर से भी इसको क्या करो, एक जंप करा दो। मतलब जब ये बियॉन्ड 2F1 होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां पहुंच चुकी होगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। फिर जब ये एक जंप यहां पर कर गया तो ये कहां पहुंच चुका है, 2F1 पर, तो इसको भी एक जंप करा दो आगे। तो अब हमारी इमेज कहां पहुंच चुकी, 2F2 पर। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर पहुंच गया, F1 पर, कहां पर नहीं, यहाँ सॉरी 2F1 और F1 के बीच में कहां पर आ गया, 4th पोजीशन पर, 2F1 और F1 के बीच में, तो इसको भी जंप करा दो। तो ये कहां पर पहुंच गया, बोलो, बियॉन्ड 2F2। कहां पहुंच गया,
आप इसको ऐसे मत कहो बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी, नो, कहाँ पर पहुंच गया, बियॉन्ड 2f2, ठीक है ना। फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया, f1 पर। जब ये f1 पर पहुंचेगा तब हमारी इमेज कहाँ पर पहुंच चुकी होगी, इन्फिनिटी पर, ठीक। फिर अब ये जो 6th वाला केस है, 6th वाले केस में इमेज इसी साइड बन जाएगी, सेम साइड, इधर ही ऑब्जेक्ट रखा होगा और इधर ही क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है इसको याद रखने का। अब एक बात इसमें साइज की भी याद कर सकते हो आप, वो कैसे, देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पर आता है, कहां पर आ जाता है, 2f1 पर, तब इनका साइज सेम हो जाता है, सेम साइज, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाता है। इससे पहले जो साइज था, है ना, वो कैसा था, छोटा, है ना। इसके बाद के सारे साइज कैसे हो जाएंगे, बड़े इमेज से। तो इनको याद रखना बहुत आसान हो गया, है ना। सेम साइज कहां पर हो रहा है, 2f1 पर, 2f1 पर इमेज कहां बन रही होगी, 2f2 पर, 2f1 पर इमेज कहां बन रही होगी, 2f2 पर, और उस केस में साइज कैसा हो चुका होगा, सेम। इससे पहले के साइज छोटे होंगे, उसके बाद के साइज सारे बड़े रहे होंगे, ठीक है। और कैसे बनेंगे, रियल होंगे या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक केस को छोड़कर, कौन सा, 6th नंबर वाला केस, जब इधर ही बन जाएगी इमेज तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो अब आपने सारी आपके सामने पोजीशन लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट की सारी पोजीशन लिखी हुई है इमेज की, और उनका साइज कैसा होगा और उनका नेचर कैसा होगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, आपको सोचकर बताना है कि मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बोलूंगा, आपको बताना है इमेज कहाँ पर बन रही होगी और उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज कैसा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूं, जब ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन 2f1 एंड f1, जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन 2f1 एंड f1 रखा हुआ है, तो यानी 4th नंबर, तो इधर 4th नंबर कहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पर, बियॉन्ड 2f2, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा होगा, जब 4th नंबर है तो यानी कि इंक्रीज हो चुका होगा, इमेज का साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, लार्ज साइज। क्लियर है। तो इस तरह से सारे फॉर्मेशन आप करा सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद बात आती है किसकी, लेंस की, ठीक है। किसकी बात आती है, लेंस के फॉर्मूले की। तो लेंस के फॉर्मूले की बात करो, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। साइन कन्वेंशन बोलो, कॉन्वेक्स लेंस का बोलो, u कैसा, u नेगेटिव, इधर रख रहे हो। अच्छा, बाकी की जो फोकल लेंथ वगैरह है वो सब कैसी है, उधर ही है, इमेज भी सारी इधर ही बन रही है। तो आप क्या करोगे, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव, r पॉजिटिव और h पॉजिटिव, h डैश नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। तो इस वाले केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में साइन कन्वेंशन याद कर लो, u और h डैश कैसा, नेगेटिव, बाकी सब कुछ कैसा, पॉजिटिव। याद हो गया। फिर बात करो किसकी, कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस के केस में u कैसा, u चाहे कोई सा भी हो, चाहे मिरर हो या लेंस हो, वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद v कैसा, बोलो। अब अपनी बुक में देखो, मैं आपको फॉर्मेशन दिखाता हूं। जब आप कॉन्वेक्स के देखते हो ना, कॉन्वेक्स के अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दो केस दिख रहे होंगे, सॉरी कॉनकेव के।
कॉनकेव पे 2 केस दिख रहे हैं। पेज नंबर है ये 181। 181 पर ये जो 2 पेज दिख रहे हैं इसमें सारा एफ भी इधर ही है, आर भी इधर ही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन सब इधर ही है ना, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है। तो इस केस में क्या होगा, वी नेगेटिव, यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव, ठीक है, एच पॉजिटिव और एच डैश पॉजिटिव ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के केस में एच और एच डैश दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हैं जिनको आप लेकर चलोगे तो आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसा मिरर का किया था वैसे इसका करना है, कुछ नया नहीं है। तो जैसे मान लो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मैं अगर कोई क्वेश्चन लूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ना वहाँ पर बोला हुआ है कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का नाम याद रखना, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, याद कर लो। डाइवर्जिंग लेंस अगर कहीं पर लिखा हो तो समझ जाना कौन सा लेंस, कॉनकेव। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा, कॉनकेव। तो अगर एग्जाम में आ गया कन्वर्जिंग तो समझ ही नहीं आ रहा, कॉन्वेक्स का क्वेश्चन है का उसका है, तो याद कर लो कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग कॉनकेव। तो ये क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कन्वर्जिंग लेंस बोला यानी किसका है, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का है। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है, तो ये लिख लिया मैंने 25 सेंटीमीटर दूर, बट कैसा, नेगेटिव। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या जानना चाहता है, इमेज की पोजीशन। बहुत आसान है, क्या करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, 1/f की वैल्यू कितनी है बोलो, 10, v पता नहीं, u कितना -25, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, ये 1/25 फिर इधर लेकर आ जाओगे, ठीक है, 1/10 के पास माइनस में आ जाएगा 1/25, फिर इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 50, ठीक है, 50 आएगा। फिर इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3/50 आएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल करा दोगे तो कितना आ जाएगा 50/3, इसको उल्टा किया तो इसको भी तो करोगे, फिर 3 से डिवाइड कराओगे, ठीक है, 3 से डिवाइड कराओगे जो भी है वो आपका सेंटीमीटर में इमेज पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इस तरह से आप कराओगे। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं था, 2 चीजें आपको दे देगा, आपको क्या दे देगा, कोई भी 2, एफ यू वी में से कोई भी 2 दे देगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा, ठीक है। मेन चीज है वो क्या याद रखने वाली है, ये साइन कन्वेंशन, बस ये अच्छे से याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन ठीक आएगा। फॉर्मूला याद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने साइन ठीक लिए हैं या नहीं। क्लियर है, क्या क्या पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, मिरर की इमेज फॉर्मेशन और मिरर फॉर्मूला पर क्वेश्चन, फिर लेंस की इमेज फॉर्मेशन और लेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन, बस खत्म, इतना ही करना है। टॉपिक बहुत सारे हैं, अब ये मत सोचना कि अरे वो तो पढ़ाया नहीं, पावर ऑफ एक्मोडेशन नहीं पढ़ाया सर ने, मैग्नीफिकेशन, ये छोटे छोटे चौनी अठन्नी वाले जो है ना, ये सारे टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मैंने आपको मोटे मोटे बताए हैं। इमेज फॉर्मेशन सब इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला पर जो न्यूमेरिकल है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 13 तक, बस आपका पूरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का तैयारी हो चुकी, ठीक है।
एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्या 13 तक। अगर ये आपने कर लिया, इसके अंदर सारे टॉपिक आ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वाई डू स्टार ट्विंकल, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का टॉपिक आ गया इसके अंदर। फिर एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, तो इसका भी आंसर वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही आएगा। बट प्लैनेट जो है वो थोड़े से पास होते हैं, इसलिए वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं। वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, ये इसका रीजन भी क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी इसमें ऐड हो ना। हाँ, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट, तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर आएगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर आएगा। बाकी का मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये वाले दो क्वेश्चन 5th और 6th वाले है ना। इसमें ये मायोपिया क्या होता है, और मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइडनेस क्या होता है? शॉर्ट साइडनेस मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, तो वो कौन सी आई हो गई? मायोपिक आई। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। ठीक है, मायोपिक आई को कैसे करेक्ट करोगे? कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी 5 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन कर लो बस। केवल रेनबो फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉम्बिनेशन, जो न्यूटन वाला लॉ होता ना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, वो उस फिनोमेना से होता है। ठीक है, उसमें एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी एक टॉपिक आता है, लेकिन वो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए वो नहीं करवाया था। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा है रेनबो का फॉर्मेशन कौन से टॉपिक के अंदर है, तो आंसर है रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, कर पाओगे ये 5 to लेकर 13 तक क्वेश्चन? अगर इनमें से कोई ना हो तो मुझे बता देना कल की क्लास में। अब देखो, इसके बाद में आपको क्या और करवाने वाला हूँ वो बताता हूँ। एक तो कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है ना, उसके कुछ नेमिंग वगैरह जो बच्चों को डाउट है। ठीक है, कुछ उनके जो केमिकल कंपाउंड है उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में ऑफ कोर्स एसिड और बेस दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको। बाकी सारी डेफिनेशन के साथ दो दो एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिकम्पोजिशन, जितनी भी ये रिएक्शन है, या रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन और इनके सब के दो दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ये आपका काम है। अगर मैं आपको समझाऊं कॉम्बिनेशन क्या होता है तो 2 का 1 बन जाना कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सब डेफिनेशन अभी इस टाइम आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो उनके। ठीक है, तो मैं ओवरऑल में बताऊंगा इन चैप्टर को, लेकिन केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों को दिक्कत आती है पूरी साल, केवल वो वाले पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस की केस स्टडी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दिखाऊंगा।